ओके बेटा, आज हम लेक्चर सेकंड ग्रेविटेशन पे देंगे, लेक्चर नंबर 2 ऑन ग्रेविटेशन. सो टुडे वी विल डिस्कस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. जो न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ दिया उसके आज हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, राइट. सो टुडेज टॉपिक इज न्यूटन्स law of gravitation in vector form. ठीक है बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में हम इसको क्यों पढ़ते हैं बेटा कि ये जो फोर्स होता है, फोर्स इज नॉट स्केलर क्वांटिटी, इट्स वेक्टर क्वांटिटी. सो हम वेक्टर एनालिसिस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बेटा. सो यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सो बेटा अगर आप देखेंगे ना इस इक्वेशन को कि लेफ्ट हैंड साइड से फोर्स है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर राइट साइड की बात करेंगे, G का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और ये जो मास है, मास स्केलर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड R इज मैग्नीट्यूड. सो राइट साइड से हमें स्केलर लग रहा है. सो लिहाजा बेटा इट इज अप्रोप्रिएट to write this equation in vector form, right. So this is the today's topic कि ये जो universal of gravitation हमने पढ़ा, इसको हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे. यहां से देखो बेटा, मैं यहां पे डायग्राम बनाऊंगा कि ये जो एक मास है, so this is, let us suppose this is mass m1, right, this is mass m2, okay. So this is center of mass, this is also center of mass of body second, right. So we have two masses, we have two objects of mass m1 and m2 separated by a distance of r. ठीक है बेटा. So क्या हम यहां पे लिख सकते हैं कि let us consider two objects with mass m1 and m2. ठीक है, जो मैंने डायग्राम में दिखाया आपको. ठीक है, यहां से बेटा देखो आप कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, दिस ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है. सो हम डायग्राम में दिखा सकते हैं ये फोर्स की जो डायरेक्शन होगी. बेटा यहां से अगर आप देखेंगे ना, ये जो मास m1 है, ये मास m1 इस मास m2 को अपनी ओर खींच लेगा. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मास 1 ड्यू टू मास 2, राइट. सो अब अगर इस मास की बात करेंगे, ये जो मास m2 है बेटा, ये m1 को अपनी तरफ खींच लेगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस. सो इन दो फोर्सेस को मैं यहां पे आई विल लेबल दीज फोर्सेस हियर. सो मैं लिखूंगा बेटा लेट F12 बी फोर्स, ये फोर्स लगेगा मास 1 पे, फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू m2. और सिमिलरली हम बेटा इसको हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फोर्स जो इसको अट्रैक्शन लग रहा है, दिस इज फोर्स 1 2
दिस इज अट्रैक्ट, दिस इज टुवर्ड्स द मास सेकंड m2, राइट। सो सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लिख सकते हैं बेटा F21 B फोर्स, ये बेटा फोर्स है किस पे, जो फोर्स लग रहा है ऑन मास m2, ऑन m2 ड्यू टू m1, ड्यू टू m1, राइट। सो डायग्राम से यहां पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज बेटा F21, ठीक। इसका मतलब है ये जो मास m2 है, दिस विल अट्रैक्ट दिस मास, राइट, एंड ये जो मास है दिस विल अट्रैक्ट सेकंड मास, क्लियर। सो बेटा यहां पे हम फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिख सकते हैं कि ये जो F12 कैन आई राइट देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली लिखेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है कैन आई राइट, जो बेटा फोर्स लग रहा है ना F12, जो फोर्स लग रहा है m1 को ड्यू टू m2, हम इसको लिख सकते हैं बेटा F12 इज इक्वल टू G, राइट, मास 1 मास 2 डिवाइडेड बाय, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ये जो F12 है डायग्राम में, तो इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं यहां से R12, अगर ये वाली डायरेक्शन लेंगे तो ये R12 वेक्टर होगा, मींस ये जो वेक्टर है दिस इज फ्रॉम मास 1 टू मास 2, दिस इज R12, राइट, एंड इन दिस डायरेक्शन वी कैन राइट दिस वेक्टर, या हम इस सेपरेशन को एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं, दिस इज रिटन एज R21, ओके। सो हम यहां पे बेटा लिख सकते हैं ये जो मास 1 और मास 2 के बीच में सेपरेशन है, लेंथ है, सो इसको हम स्केलर भी लिख सकते हैं और इन वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। सो बेटा हम इसको लिख सकते हैं F12, अगर आप डायग्राम से देखेंगे F12 के को डिनोमिनेटर में हम R के बदले लिख सकते हैं, दिस इज R12, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मॉडुलस आएगा, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू masses, क्लियर, ओके। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट हेयर, ये वेक्टर है, ये अभी जो मैंने लिखा ये खाली स्केलर है, सो आई हैव टू इंसर्ट द डायरेक्शन, सो टेल मी द वेक्टर that gives only direction, so that is what is called as unit vector बेटा। so यहां पे हम फिर unit vector insert करेंगे, यहां पे unit vector gives you only the direction। so बेटा आप डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो F12 है, F12, this is F12, this is in the direction of R12, इस डायरेक्शन में है, so इसको हम unit vector यहां पे बेटा लिख सकते हैं, this is R12, because ये जो फोर्स है this is from mass 1 to mass 2, right, so this is attractive, ठीक है बेटा, और इसको हम कैप रखते हैं ऊपर, so this is unit vector, R12 is unit vector, it gives you only direction, so this is unit vector, right, ये हमें बेटा डायरेक्शन देगा। लेकिन अगर आप देखोगे ना ये जो F12 है, F12 की डायरेक्शन क्या है, F12 इज फोर्स जो M1 को लग रहा है ना M2 से, सो ये M1 जो है ये अट्रैक्ट हो रहा है, सो वी कैन से ये जो R12 है 1 से 2 तक, ये R21 है 2 से 1 तक, सो हम इसको इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं कि R12 इज, दिस इज R12 यूनिट वेक्टर, ओके, सो फ्रॉम 1 to 2, क्लियर। सो दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। पहले मैंने बेटा एक ही फोर्स लिखा है कि जो फोर्स M1 को लग रहा है M2 से, इज इट राइट, इज इट क्लियर। सो नेक्स्ट बेटा अगर आप नाउ हम लिखेंगे F21, बोलो बेटा F21 किसके बराबर आएगा,
F21 है बेटा, फोर्स जो सेकंड मास को लग रहा है मास 1 से, दैट इज ऑल्सो अट्रैक्टिव। सो इसको हम लिख सकते हैं बेटा G मास 1 मास सेकेंड डिवाइडेड बाय हम R21 जो है बेटा हम इसको मॉडुलस का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, राइट। चाहे R12 लिखेंगे यहां से यहां तक, चाहे R21 लिखेंगे यहां से यहां तक, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है क्योंकि सेपरेशन बिटवीन मासेस इज सेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। सो ये जो R21 का मैग्नीट्यूड है और R12 का मैग्नीट्यूड है, दिस इज सेम, राइट। सो अब इसकी डायरेक्शन जो होगी, सो कैन यू चेक फ्रॉम द डायग्राम, कैन आई राइट दिस यूनिट वेक्टर R, यहां से बेटा 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन आ रही थी मास की, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज फ्रॉम 1 to 2। सो यहां से हम देख सकते हैं कि द अट्रैक्शन इज फ्रॉम 2 to 1। सो ये यूनिट वेक्टर है, राइट, क्लियर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, पुट इट इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिखो बेटा, ठीक है यहां तक। सो मैंने क्या कहा कि दो मासेस जो है, दो मासेस आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, मास 1 को मास 2 अट्रैक्ट करेगा, मास 2 को मास 1 अट्रैक्ट करेगा, राइट। जब इनको हम लिखेंगे ना, हम इनको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। सो वी कैन राइट इट, हम इसको बेटा लिख सकते हैं यहां से, कैन आई रब इट, पास द वीडियो एंड राइट इट डाउन। R12 जो है बेटा यूनिट वेक्टर, कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू R21 यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर दो है, एक की डायरेक्शन अगर ईस्ट की तरफ है, दूसरे की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है, सो वी कैन से कि ये जो यूनिट वेक्टर है R12 और R21 दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जब हमें दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स दिखाने होते हैं, यानी अपोजिट वेक्टर्स जब हम दिखाएंगे ना, एंड दोज आर रिटन हियर, वी कैन इंसर्ट द नेगेटिव साइन। इट मींस, राइट, इट मींस कि बेटा, इट मींस कि ये जो दो वेक्टर्स है इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, क्लियर। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, क्लियर। सो अब अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 2 देखेंगे, कैन आई राइट देयरफॉर, इक्वेशन 3 लिखो आप, हम लिख सकते हैं फिर इक्वेशन 3 को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। एक्चुअल में हमें क्वेश्चन जो था वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वेक्टर फॉर्म है, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म है। मींस जो फोर्स पहले मास पे लग रहा है सेकंड मास से, वो वेक्टर फॉर्म में ये है, दिस गिव्स डायरेक्शन एंड वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड से भी वेक्टर है और राइट हैंड साइड से भी वेक्टर है, और यहां से भी बेटा कह सकते हैं। लेकिन एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इससे एक और क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बेटा आप वेक्टर फॉर्म में लिखो एंड हेंस राइट द लॉ इन and deduce the Newton's third law, right, and that is every action there is an equal and opposite reaction। so वही इक्वेशन में यहां पे डिड्यूस करूंगा अब कि जो टॉपिक था वो हमने हासिल किया यहां से, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे, हम इसको बेटा सबस्टिट्यूट अब करेंगे, सबस्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन 2, आप फर्स्ट में भी सबस्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। अब अगर आप उसमें सबस्टिट्यूट करो, सी व्हाट वी विल गेट, ये याद रखो, राइट। देखो बेटा ये क्या बनेगा, हम लिख सकते हैं फिर F21 is equal to G M1 M2 divided by R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहां से R21 है बेटा, R21 यूनिट वेक्टर, हम R21 के बदले लिख सकते हैं -R12,
कैन आई राइट -r12? सो यहां से हम लिख सकते हैं -r12 क्योंकि r21 एंड r12 आर अपोजिट टू ईच अदर. सो ये जो इक्वेशन बनेगी दिस विल बी g m1 m2 डिवाइडेड बाय r21 और r12 का मैग्नीट्यूड सेम है. बेटा हम इसके बदले r12 भी लिख सकते हैं. मैं इसको क्यों r12 ही लिखूंगा अभी आपको समझ आएगा बेटा. r12 ही लिखूंगा और यहां पे माइनस नेगेटिव साइन आप बाहर ले जाओ और इसको हम r12 लिख सकते हैं यहां पे यूनिट वेक्टर. एंड लेफ्ट हैंड साइड से है बेटा f21. ठीक है. अगर आप इस राइट हैंड साइड को देखोगे जो मैंने बेटा इक्वेशन फर्स्ट लिखी है ना, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट ही है. ठीक है. सो हम फिर इसको लिख सकते हैं बेटा f21 इज इक्वल टू -f12. सो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. f21 हमें आ रहा है एज इक्वल टू नेगेटिव साइन यहीं पे, लेकिन जो है राइट हैंड साइड सारा है. तो इसके बदले इक्वेशन 1 इफ यू विल सी इक्वेशन 1 इट इज इक्वेशन 1 सिंपली एंड वो किसके बराबर था? f12 के बराबर है. सो हम कह सकते हैं बेटा ये जो फोर्स 2 1 है दिस इज इक्वल टू f12 बट दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. इसीलिए बेटा यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी मास हो, राइट, अगर इसका मास m1 है, m2 है, इसका मास, क्लियर. सो जितना मैग्नीट्यूड फोर्स m1 को m2 पे, सॉरी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन m1 को लगेगा ना m2 से, उतना ही फोर्स m2 एक्सर्ट करेगा m1 पे. सो इसका क्या मतलब है कि ये जो दोनों फोर्सेस है, जितना फोर्स ये एक्सर्ट करेगा उतना ही फोर्स ये भी एक्सर्ट करेगा. ठीक है. सो बट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपोजिट, राइट. सो इसीलिए न्यूटन ने कहा कि इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बेटा जब एप्पल नीचे आए ना अर्थ की तरफ, एप्पल का भी एक मास है, अर्थ का भी मास है. सो अगर एप्पल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ से आ रहा है ना, कुछ मैग्नीट्यूड आ रहा है, फॉर एग्जांपल 1000 न्यूटन फॉर एग्जांपल. सो सेम हम कह सकते हैं कि जो फोर्स लगा ना अर्थ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अर्थ ड्यू टू एप्पल, वो भी 100 न्यूटन है. लेकिन फिर एप्पल ही क्यों आया उसकी बात हम एक्सेलरेशन में करेंगे. अभी मैं आगे एक न्यूमेरिकल आपको दिखाऊंगा एंड यू विल कंक्लूड दैट कॉन्सेप्ट एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट क्लियरली कि एप्पल ही क्यों आया. क्लियर. आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इट डाउन, राइट. सो बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, राइट. सो दैट इज न्यूमेरिकल, वी विल सॉल्व दैट. क्लियर. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली, राइट. सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज एंड न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल में यहां पे सॉल्व करूंगा. ठीक है. जो एक्सेलरेशन पे न्यूमेरिकल लिखी है इसी वर्मा ने, विल सॉल्व दैट. सॉल्व, राइट. न्यूमेरिकल बेटा आप सॉल्व करो. वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स. एक ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, राइट, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है. ठीक है. These two objects are separated by a distance of 50 centimeter. So क्वेश्चन है मास 1 की कितनी एक्सेलरेशन आएगी और मास 2 को कितनी एक्सेलरेशन आएगी. लेकिन एक चीज याद रखना है बेटा, जो यहां पे दो मासेस के बीच में फोर्स लग रहा है दैट इज ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. सो यहां पे हम क्वेश्चन को मैं लिखूंगा, वी हैव
two masses with mass 1 kg and 2 kg. Clear? Full stop. The separation between the masses is the separation between the masses is 50 centimeter, right? So assume that there is only gravitational force between the masses. There is only gravitational force between the masses. Full stop. Calculate the initial accelerations of two objects. Calculate initial accelerations of two masses. This is question, right? I will repeat the question. हमारे पास बेटा दो मासेस है, राइट? वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स. एक का मास है 1 kg, दूसरे का मास है 2 kg. क्लियर? एंड दीज टू आर सेपरेटेड बाय सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर, राइट? इन बॉडीज के बीच में वी एज्यूम दैट देयर इज ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि बॉडीज के बीच में और कोई फोर्स भी आ सकता है, क्योंकि अगर ये चार्जड होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आ सकता है. सो हम एज्यूम करते हैं यहां पे खाली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, मास 1 kg की एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन, एंड 2 kg की इनिशियल एक्सेलरेशन, राइट? सो वी विल सॉल्व दिस. बेटा पहले जो भी गिवन पैरामीटर्स होंगे न्यूमेरिकल में, एंड यू राइट दोज, राइट? सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे, हम लिखेंगे बेटा m1 किसके बराबर है? m1 है 1 kg के बराबर, ठीक है? m2 किसके बराबर है? m2 is 2 kg, and what is r? Separation between the bodies is 50 centimeter. So सारे पैरामीटर्स आप बेटा ऐसा यूनिट्स में रखो. 50 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, 50, दिस इज 50 सेंटी मीन्स 10 raised power -2. इसको हम लिख सकते हैं 10 raised power -2 मीटर. क्लियर? सो वी कैन राइट दिस विल बी 5 into 10 raised power 1, and this is -2. This comes out to be 5 into 10 raised power -1, ठीक है, मीटर. दिस इज r, जिसको 0.5 भी लिखेंगे, ठीक है, इसको 0.5 भी लिख सकते हैं. यह है गिवन इंफॉर्मेशन m1, m2 एंड r. एंड वी नो बेटा इस मास को जब ये मास अट्रैक्ट करेगा किसी फोर्स से, उस फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और ये बॉडी भी 2 kg वाले मास को अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स से, क्योंकि मैंने अभी निकाला कि ये जो फोर्सेस होते हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है. क्लियर? लेकिन एक्सेलरेशन डिफरेंट आ सकती है. यहां से देखो बेटा, सो हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लिखेंगे जो m2 को लग रहा है. लेट अस सपोज दिस इज m2, दिस इज m1. क्लियर? एंड दिस इज फोर्स जो लग रहा है बॉडी 2 को बिकॉज ऑफ बॉडी 1, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो यहां से लिख सकते हैं दिस इज फोर्स 1, ठीक है, जो बॉडी 1 को लग रहा है अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ 2. क्लियर? ओके. कैन आई राइट सिंस फ्रॉम डायग्राम है
F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी मॉड ऑफ F21। हम एक ही निकालेंगे बेटा, दो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। सो इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो हम एक निकाल सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर F12, राइट, F12 comes out to be, बोलो किसके बराबर आएगा बेटा, G M1 कितना है 1 kg है, M2 2 kg है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R तो हमें ये आया 0.5 भी लिख सकते हैं इसको बेटा, आप 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यहां पे 0.5 मीटर लिख सकते हैं डायरेक्टली, मीटर लेकिन स्क्वायर आएगा, क्लियर, राइट। सो हम देखो यहां से G का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10 रेज पावर -11, ठीक है, इंटू 1 इंटू 2 मीन्स 2, फिर फोर्स का यूनिट आएगा न्यूटन लास्ट में, डिवाइडेड बाय 0.5 मीटर, सॉरी इसको यूनिट लास्ट में फिर लिखेंगे स्क्वायर, ओके। F12 अब डायरेक्शन आपको पता है बेटा, ठीक है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है 6.67 10 रेज पर -11 इंटू 2 दिस R स्क्वायर। सो इफ वी विल इवेल्युएट इट, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, so the value comes out to be, this is 10 raised power -11, so if we will see the force comes out to be, you calculate it F12, so force आएगा बेटा 5.3 into 10 raised power -10 न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब है जो 1 kg है, 1 kg पे कितना फोर्स लग रहा है बेटा, 5.3 इंटू 10 रेज पर -10, 2 kg पे कितना फोर्स लग रहा है 5.3 इंटू 10 रेज पर -10, क्योंकि दोनों फोर्सेस बेटा सेम है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ऑल्दो डायरेक्शन इज डिफरेंट, डायरेक्शन इज अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। सो हम फिर अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, सो यहां से मैं लाइन डालूंगा, यहां से अगर बेटा एक्सेलरेशन लिखेंगे हम लिख सकते हैं ना, फोर्स जो है F12, जो फोर्स पहले बॉडी को लग रहा है ना फोर्स F12, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू M1A1 अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर बेटा इनिशियल एक्सेलरेशन निकालनी होगी A1, दैट विल बी सिंपली F12 डिवाइडेड बाय M1, क्लियर। और अगर बॉडी सेकंड के लिए लिखेंगे वो आएगा बेटा F21, राइट, इज इक्वल टू M2A2, क्लियर। ये है मास सेकंड पार्टिकल का एंड दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल सेकंड या मास सेकंड। सो हम बेटा यहां से लिख सकते हैं A2 आएगा बराबर, किसके बराबर आएगा F21 डिवाइडेड बाय M2, ठीक है। अब आप वैल्यूज पुट करो, बिकॉज हमारे पास M1 भी है M2 भी है, M1 यहां पे पुट करेंगे, M2 पुट करेंगे, फोर्स का वैल्यू भी है जो हमें अभी निकाला, राइट, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सो आई विल पुट नाउ हियर M1 एंड F12, द वैल्यू कम्स आउट टू बी, सो ये A1 आएगा बेटा इज इक्वल टू F12 के बदले 5.3 इंटू 10 रेज पावर -10 न्यूटन डिवाइडेड बाय M1 के बदले 1 kg लिखेंगे, 1 kg, ठीक है। अब अगर दूसरे बॉडी की एक्सेलरेशन देखेंगे A2 आएगा F21, मैग्नीट्यूड तो वही है 5.3 इंटू 10 रेज पावर -10 डिवाइडेड बाय M2 के बदले हम 2 kg लिख सकते हैं, दिस इज 2। So now we will write down these two values, right? So what will be the final result?
यहां पे बेटा मैं रिजल्ट लिखूंगा, जो फाइनली एक्सेलरेशन 1 है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 1 कम्स आउट टू बी 5.3 इंटू 10 रेज पावर -10। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बेटा? अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ में देखोगे ना, न्यूटन सेकंड लॉ में F इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन का यूनिट आएगा बेटा फोर्स का यूनिट डिवाइड बाय मास का यूनिट। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, मास का यूनिट है केजी, न्यूटन पर केजी। ठीक है, या आपने एक और यूनिट बेटा पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय सेकंड इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। और इस यूनिट के बदले हम और लिखेंगे दूसरा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस आल्सो द यूनिट, राइट, ऑफ एक्सेलरेशन। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द मास 1। अब अगर एक्सेलरेशन 2 देखेंगे बेटा, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 2? सो एक्सेलरेशन 2 इज इक्वल टू, यहां से देखो, दिस इज 5.3 डिवाइड बाय 2, दिस ऑलमोस्ट 2.66, राइट। इसको हम लिख सकते हैं फिर 2.66 इंटू 10 टू द पावर -10, 10 रेज पावर -10, यूनिट आएगा यही मीटर s-2, और यहां से फोर्स बाय मास लिख सकते हैं न्यूटन केजी, न्यूटन पर केजी, सॉरी न्यूटन पर केजी। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। एंड दिस इज द न्यूमेरिकल फ्रॉम H.C. वर्मा कि मास एक गिवन है, दूसरा मास भी गिवन है, सेपरेशन भी गिवन है, हमें एक्सेलरेशन निकालनी थी बेटा। सो हम न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने एक्सेलरेशन निकाली, राइट। और आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है। सो अब हम एक और प्रॉब्लम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे करेंगे, जो बहुत अच्छी प्रॉब्लम लिखी है, DC पांडे की बुक ने लिखी है। वहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, लेकिन काफी सिंपल प्रॉब्लम है वो, राइट। ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके बेटा, नाउ वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल सेकेंड। प्रॉब्लम सेकंड, प्रॉब्लम सेकंड क्या है बेटा? वी हैव टू स्फीयर्स, दो स्फीयर्स हैं हमारे पास, दोनों कनेक्टेड हैं आपस में, लाइक दिस। ठीक है, एक स्फीयर की रेडियस है R1 और दूसरे स्फीयर की रेडियस है R2। ठीक है, एक स्फीयर की रेडियस है R1 और दूसरे की रेडियस है R2। क्वेश्चन है कि जो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R² 1/R², R4 1/R4। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डायरेक्टली इसको R1 + R2 लिख रहे हैं, राइट। सो हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं बेटा, क्वेश्चन में है इसकी भी R1 है, इसकी भी R1 है, और दोनों स्फीयर सेम मटेरियल्स के हैं। ठीक है, आई विल राइट डाउन हियर प्रॉब्लम। सो वी हैव two spheres, we have two spheres of same material, of same material, ठीक है। Each sphere has radius R1। दो स्फीयर्स है, कनेक्टेड है, सेम मटेरियल के है, दोनों की रेडियस बेटा R1 है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स
the gravitational force between them is A path proportional, डायरेक्टली लिख सकते हैं मैथमेटिकल साइंस में बेटा, proportional to r square. सेकेंड ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r square. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r square. C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r4. ठीक है. एंड डी ऑप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r4. अगर इस क्वेश्चन को बेटा डायरेक्टली सॉल्व करेंगे ना तो ये गलत हो जाता है. देखो आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज G m1 m2 बाई r स्क्वायर. अगर आप डायरेक्टली देखोगे ना इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं है. अगर आप r के बदले बेटा r1 प्लस r1 2r1 अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, राइट, या अगर यहां पे बेटा r1 लिखा तो यहां पे भी r1 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि रेडियस आपने r1 रखी है. ठीक है. अगर ये r1 है, ये r1 है, r1 प्लस r1 इज 2r1, राइट. तो सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स इज 2r1. मास तो चेंज नहीं हो रहा है. सो कॉमन सेंस क्या कह रहा है? कॉमन सेंस कह रहा है कि r के बदले 2r लिख सकते हैं. 2r1 का स्क्वायर वो बनेगा 4, वो बनेगा डिनोमिनेटर में r रेज़ पावर 4. फिर उस हिसाब से ये ऑप्शन राइट है, लेकिन ये नहीं आएगी, राइट. देखो प्रॉब्लम किस नवीयत की है. सो बेटा जब भी प्रॉब्लम गिवन होगी, अगर मास नहीं दिया होगा तो आप प्रॉब्लम को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी इवेलुएट करो. रिमेंबर इट, इफ वी हैव नॉट गिवन मास हियर, वी हैव टू इवेलुएट द प्रॉब्लम, वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय टेकिंग द डेंसिटी इनटू कंसीडरेशन. ठीक है. वो तो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि सेम मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स है तो ऑब्वियसली डेंसिटी सेम होगी, राइट. सो हम इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन फिर लिखेंगे. ठीक है. देखो बेटा इसका सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? फोर्स आएगा F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय सेंटर के दो सेंटर्स के बीच में सेपरेशन कितनी है? r1 प्लस r1 दैट इज 2i r1. वही है बेटा 2i r1 का स्क्वायर. क्लियर. लेकिन अगर इतना ही इवेलुएट करेंगे ये बनेगा बेटा r1 का स्क्वायर. फिर तो आपको कौन सी ऑप्शन आएगी? ये वाली ऑप्शन आएगी. लेकिन ये ठीक नहीं है. देखो कैसे कि जब मास गिवन नहीं है तो फिर मास को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना पड़ता है. तो हम यहां पे मास को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखेंगे. तो फिर देखो कि प्रॉब्लम जो है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी. नाउ सिंस बोथ मासेस या बोथ स्फीयर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो बेटा डेंसिटी सेम होगी दोनों की. ठीक. हम इसको लेट रो बी देयर डेंसिटी, लेट रो बी द डेंसिटी. दोनों की डेंसिटी फिर रो से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर यहां तक? सो कैन आई राइट फिर इस मास को फिर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना है बेटा. सो वी नो, यहां से मैं लिखूंगा, यहां से वी नो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी. क्लियर. सो अगर मास 1 लिखेंगे यहां पे तो मास 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू रो 1. अगर लिखेंगे तो रो 2 भी वही है तो रो लिख सकते हैं. क्लियर. सो इंप्लाइज मास 1 जो है, जो स्मॉल मास m1 लिखा तो हम स्मॉल ही लिखेंगे. यहां पे कि नोटेशन यहां पे स्मॉल इस्तेमाल की हम बेटा फिर लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू रो v1. रो तो डेंसिटी है बेटा. टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर. ये स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? यहां मैं लिखूंगा m1 इज इक्वल टू, एक तो रो है, ये है रो, और वॉल्यूम कितना आएगा बेटा? वॉल्यूम होता है स्फीयर को 4/3 पाई r क्यूब. पाई रेडियस कितनी है? r1.
सो मास 1 के बदले हमें रिप्रेजेंट यहां पे करना है दिस, सो वी हैव टू रिप्लेस m1 बाय दिस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। क्लियर? तो क्या हम सिमिलरली लिख सकते हैं m2, सिमिलरली m2 इज इक्वल टू रो तो बेटा सेम ही है, राइट? वो आएगा 4/3 पाई, वॉल्यूम क्या आएगा उसका भी आएगा r1 क्यूब, क्योंकि दोनों की रेडियस भी सेम है। क्लियर? सो अब आपके पास m1 भी है m2 भी है, आप m1 m2 यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, वी विल गेट द एक्यूरेट रिजल्ट एंड वी विल राइट इट डाउन हियर। यहां बेटा देखो, या तो मैं ऊपर लिखूं, यहां से देखो, फिर देयरफॉर F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा G, m1 के बदले वैल्यू पुट करो 4/3 पाई r1 क्यूब और रो। ठीक है, ये मास 1 के बदले मैंने पुट किया, सो मास सेकंड के बदले बेटा पुट करो 4/3 पाई r1 ही लिखेंगे, r1 क्यूब रो डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 2r1 स्क्वायर है, इट मीन्स इट इज 4r1 स्क्वायर, 4r1 स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर आप इसको लिख सकते हैं ना, इसको इवेलुएट कर सकते हैं G 4/3 इज सिंपली 16 डिवाइडेड बाय 9, पाई इज मल्टीप्लाइड बाय पाई, दिस इज पाई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज रो स्क्वायर, ओके, दिस इज डिवाइड बाय 9, ये यहां पे आएगा डिवाइड बाय 4, सॉरी। तो डिनोमिनेटर में जो r है वो r स्क्वायर है, और यहां पे है r1 क्यूब, वो आएगा बेटा न्यूमरेटर में r1 6। क्लियर? सो न्यूमरेटर में फिर क्या है r1 6, डिनोमिनेटर में r1 2 है, तो बचेगा कितना, बाकी तो सारे कांस्टेंट हैं, तो हम बेटा लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट G 4/3 पाई रो डिवाइड बाय 4 के बदले हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, ये बनेगी r1 रेज पावर 6 डिवाइडेड बाय बेटा r1 स्क्वायर। सो रिजल्ट क्या आएगा, 2 तो 6 - 2 तो 4 आएगा बेटा। द रिजल्ट कम्स आउट टू बी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज पावर 4। ठीक है, एंड वी कैन राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? सो अगर आप ऑर्डिनरी बेसिस पे इसको सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट सिंपली व्हाट, डिनोमिनेटर में r1 स्क्वायर आएगा तो आप डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हैं, लेकिन जब मास गिवन नहीं है, व्हेन मास इज नॉट गिवन, so you solve the problem in terms of density, right? So this is numerical from DC Pandey, right? Okay बेटा, यहां तक ठीक है। So इसके बाद बेटा जो हमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका मास हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, तो कभी तो मास स्पेस में भी हो सकता है। ठीक है, सो उसके लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स वी हैव ए मास एंड दैट हैज पोजीशन दैट हैज सम कोऑर्डिनेट्स गिवन, सो वी कैन यूज देन राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, राइट। सो अब हमें जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। वेक्टर फॉर्म वही होता है जो मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ डिड्यूस किया है बेटा। अब एक और टॉपिक हम लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी काम आएगा बेटा, क्योंकि वहां पे दो चार्जेस होते हैं, यहां पे दो मास होते हैं, वहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, दैट आल्सो एग्जिस्ट्स इन पेयर्स देयर। तो यहां पे हमने वो प्रूव किया कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। सो अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर सॉल्व करेंगे, और वहां पे भी एक्चुअली ये क्वेश्चन आता है कोलम्बस लॉ ऑफ
electrostatics in terms of position vectors. Newton's law of gravitation in terms of position vectors, ठीक है, in terms of position vectors. यहां से बेटा देखो, अगर हमारे पास एक मास है, यहां पे है एक मास, उसके कुछ पोजीशन है, उसकी कुछ पोजीशन है, फॉर एग्जांपल 7, 8, 9 कोऑर्डिनेट्स पे मास फिक्स है, तो उस टाइम हम कैसे वो आर निकाल सकते हैं, राइट। अगर दूसरा मास यहां पे है, उसकी भी कुछ पोजीशन है, तो हम ये इजीली, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड हम इसको इस्तेमाल करेंगे वहां पे। यहां पे देखो बेटा, मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा। दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis, right, and this is z axis, ठीक है। अगर हमारे पास बेटा यहां पे एक मास है, यहां पे एक मास है स्पेस में, इसका मास है m1, क्लियर। सो इसकी पोजीशन जो है, लेट अस सपोज ये जो पोजीशन है, दिस इज r1, r1 इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। r1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1, और ये जो मास दूसरा है, लेट अस सपोज दूसरा मास यहां पे है, मास सेकेंड, ओके। सो दिस इज सिंपली पोजीशन वेक्टर ऑफ मास सेकेंड, क्लियर। सो वी विल रिप्रेजेंट इट, लेट इट बी r2, पोजीशन ऑफ सेकेंड, क्लियर। सो क्वेश्चन है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, आप फोर्स को लिखो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2, ठीक है। अभी तो हमने r1 और r2 में यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को नहीं लिखा, राइट, लेकिन इस टॉपिक में हम इसको इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2 लिखेंगे, क्योंकि समटाइम्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी तो मास के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, ठीक है, x y z। सो उस टाइम हम वो फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उस टाइम हम यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को पोजीशन वेक्टर्स में इवेलुएट करते हैं। यहां पे बेटा देखो वेक्टर, ये वेक्टर है, ये वेक्टर मास 1 से मास 2 की तरफ जो वेक्टर है, इसको हम r12 वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो वापस आ रहा है ना 2 से 1 तक, मास 2 से मास 1 तक, ये वेक्टर, इसको हम लिखेंगे r21, ठीक है, क्लियर। सो फिर देखो कि हम इसको ज्यादा वो डिटेल नहीं लिखेंगे। लेट अस कंसीडर द कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट m1 बी द मास, m2 बी द मास विथ पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2, ठीक है। सो इट्स अंडरस्टूड एंड इट इज इजी, इट इज ट्रिवियल। सो वी कैन आई राइट डायरेक्टली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सिंस फ्रॉम फिगर, या सीधे लिख सकते हैं बेटा फ्रॉम फिगर। फिगर से हम देख सकते हैं r1 एंड r2 आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ टू मासेस। जो हमें दो मासेस गिवन है, m1 एंड m2, r1 क्या है और r2 क्या है बेटा। r1 और r2 जो है वो पोजीशन वेक्टर्स है, ठीक है। सो कैन आई राइट F12 देयरफॉर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। बोलो बेटा F12 किसके बराबर आएगा। F12 जो फोर्स लगेगा m1 को ड्यू टू m2, दिस विल बी इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय, अब देखो नीचे कौन सा मैग्नीट्यूड आएगा। F12 डायग्राम से देखो, F12 मीन्स जो फोर्स लगेगा मास 1 को मास 2 से, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ R12, वही होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं F12, क्योंकि 1 2 मीन्स फोर्स कितना लगेगा मास 1 को, मास 2 से वो इसी डायरेक्शन में जाएगा अट्रैक्शन, राइट। सो हम लिख सकते हैं यहां पे बेटा R12 मैग्नीट्यूड आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा R12,
ओके, सो बेटा ये जो यूनिट वेक्टर है, आपने वेक्टर्स में पढ़ा है कि ये जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इज सिंपली द वेक्टर दैट गिव्स यू सिंपली द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन सिर्फ देता है, बाकी इसकी काम कुछ नहीं है। और आपने वेक्टर में पढ़ा है कि ये जो यूनिट वेक्टर है, सिंस यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, किसी वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर हम लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर r12 इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर। सो हम अगर इस इक्वेशन फर्स्ट को हम यहां पे लिखेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, हम इस r12 यूनिट वेक्टर के बदले इक्वेशन सेकंड यहां पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो सबस्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, सबस्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। बेटा बोलो इक्वेशन क्या आएगी, यहां पे मैं लिखूंगा व्हाट विल बी F12 विल बी G, ठीक है, M1 M2 डिवाइडेड बाय R12 का R12 मॉड स्क्वायर इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इवेलुएट करेंगे बेटा। ये R12 है, स्क्वायर है, ये R12 है, एक रेज पावर है, मैग्नीट्यूड दोनों है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। इसको हम लिख सकते हैं बेटा G M1 M2 डिवाइडेड बाय R12 मॉडुलस का क्यूब और वेक्टर आएगा R12। अब मैं अपनी क्वेश्चन की तरफ पहुंच रहा हूं कि जो बेटा मेरा वेक्टर है R12 इज वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। सो अब मैं इसको एक्चुअली इवेल्युएट करूंगा इसको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, क्योंकि आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। सो इसका मतलब है आपकी जो इक्वेशन है, फोर्स की जो इक्वेशन है, दैट शुड कंटेन R1 and R2, राइट। So I am not getting yet R1 and R2. So what I will do, I will use the triangle law of vector addition to write down R12 in terms of R1 and R2. Clear? इसको बेटा आगे ले जाएंगे यहां से F12 को यहां से, इसको इक्वेशन x रखो ना, क्योंकि पहले मैं R12 निकालूंगा। देखो बेटा यहां पे O लिखो, इसको यहां पे A लिखो, इजी हो जाएगा ट्रायंगल ला इवेल्युएट करना। ये A B है, कैन आई राइट इन ट्रायंगल O A B, दिख रहा है ना डायग्राम से। ट्रायंगल लॉ क्या कह रहा है, ट्रायंगल लॉ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द ट्रायंगल लॉ हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर जो है प्लस R12 दोनों एक्चुअली सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इज इक्वल टू जो तीसरा वेक्टर जो है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज R2। सो यू नो ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ये ट्रायंगल लॉ मैंने इस्तेमाल किया यहां पे कि अगर जो ट्रायंगल में 3 वेक्टर्स होते हैं, राइट, जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट इज सिंपली अगर यहां पे 2 वेक्टर्स आएंगे R1 और R12 सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो उन दो का सम किसके बराबर होता है, तीसरा क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। वो अपोजिट ऑर्डर में जा रहा है, क्योंकि ये इस ऑर्डर में जा रहा है, इस ऑर्डर में वो यहां नहीं आ रहा है, वो यहां से जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम बेटा ये लिख सकते हैं R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2। ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो आपने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा है, ठीक है। सो फिर मैं R12 के बदले बेटा लिख सकता हूं R2 माइनस R1,
R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। सो आपका R12 वेक्टर जो है वो अब आया इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्लियर। सो अब हम इक्वेशन x में R12 के बदले R2 माइनस R1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट F12 इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। राइट, इसको आप इक्वेशन y लिखो, तो आप इक्वेशन y को आप सब्स्टिट्यूट करो x में, वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है। यहां से देखो बेटा, सबस्टिट्यूट y in x, what we will get, f2 is equal to g m1 m2 डिवाइडेड बाई R12 के बदले क्या लिख सकते हैं बेटा डिनोमिनेटर में भी R2 माइनस R1, हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। ठीक है, R2 माइनस R1, और इसका मैग्नीट्यूड है का होल क्यूब, और जो R12 है, R12 के बदले बेटा R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो रिजल्ट हासिल हुआ, दिस इज यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। इस रिजल्ट को हम F21 के बदले भी आप लिख सकते हैं, हम F21 भी लिखेंगे एज पर दिस इक्वेशन। राइट, सो अब इतना मैथ नहीं सॉल्व करना है, सो आप यहां से लिख सकते हैं बेटा F21 इज इक्वल टू, यहां पे देखो आई विल राइट डाउन सिमिलरली। ठीक है, कि आप अगर यही अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हो तो आप इस इक्वेशन पे पहुंच जाओगे। सो आई विल राइट हियर सिमिलरली यहां से आप देख सकते हैं जो अब फोर्स होगा F21 वो अपोजिट होगा F12 को। ठीक है, और यहां पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं बेटा सिमिलरली F21 जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय वो क्या आएगा R1 माइनस R2 आएगा बेटा, R1 माइनस R2 क्यूब, और यहां पे आएगा R1 माइनस R2। दिस इज, आप इन दो इक्वेशंस को देख सकते हो बेटा, ये फोर्स है वन मास पे, मास 1 पे ड्यू टू मास 2 इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, एंड दिस इज फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू मास 1 इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। सो बेटा अगर आपके पास R1 वेक्टर पता होगा, R2 पता होगा, तो आप इसमें इजीली इवेलुएट क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, so this is enough for today, right? So in my next lecture we will solve numerical on this, and we will start new topic, that is acceleration due to gravity, right? So thank you.